हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज का हम टॉपिक चालू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सौर मंडल में पृथ्वी की बात करेंगे कि सौर मंडल में हमारा जो पृथ्वी है वह कहाँ पर आता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आइए चालू करते हैं। तो कहता है हमारे यहाँ पर कि सूर्यास्त के बाद जब हमारा सूरज डूब जाता है उसके बाद आकाश को देखने कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब आप आकाश को देखते हैं कि जब सूरज डूब चुका है तो आपको कैसा देखने में लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ये जो बात कह रहा है कि यहाँ पर हमारे आसमान में जो संख्या बढ़ रही है बिंदुओं की, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास जो आसमान है, इस आसमान के अंदर जो बिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, इसके बढ़ने का मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, तो रात जो है ना वो रात बढ़ रही है। जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास कई सारे छोटे 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 चंद्रमा दिखाई देने चालू कर देते हैं। कहते हैं कि क्या आप उनकी गणना नहीं कर सकते? क्या आप इस प्रकार से आसमान में जो दिखाई देते हैं तारे, क्या आप उनको गिन सकते हैं? क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? तो कहता है कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। मतलब कि जब यहाँ पर चंद्रमा कुछ सॉरी जो तारे टिमटिमाते हैं तो कुछ के तारे की टिमटिमाहट जो होती है वह दूसरों से क्या होती है, तो दूसरों से अलग होती है। यदि दूसरों से अलग है तो उसमें क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। कहते हैं कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। मतलब कि कुछ चंद्रमा ऐसे होते हैं जो लगातार चमकते रहते हैं बिना किसी विशेषता के। कहता है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक नया पॉइंट आया है। आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हो। लेकिन क्या आपको पता है, तो कहता है कि आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हो। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह चंद्रमा की रात्रि का या अमावस्या का रात होता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर पूर्णिमा के बाद क्या आता है? तो पूर्णिमा के बाद आपका आता है सॉरी अमावस्या आता है। और अमावस्या जो होता है वो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आता है। कितने दिन के बाद? तो अमावस्या के 15 दिन के बाद आता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो कहता है क्या, यहाँ पर भी हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा कहा जाता है, कहते हैं कि ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो, कह रहा है यदि ऐसी रात में आपका जो आसमान है यदि वो साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात में आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इनसे छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो क्या बताया कारण? इसने कहा कि दिन के समय चमकीली, यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि चमकीली होने के कारण किसकी, तो सूरज की, या सूर्य के चमकीली होने के कारण हम उसको दिन के समय में नहीं देख पाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर क्या, कह रहा है सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो यहाँ से भी यदि आपको क्वेश्चन आता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय, क्या कह रहे हैं, जो रात के समय
टिमटिमाते हैं या रात के समय चमकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक क्लास। कहते हैं कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, मतलब कि कुछ हमारे पास ऐसे पिंड होते हैं जो कैसे होते हैं, तो वो काफी ज्यादा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, मतलब कि इस प्रकार के जो पिंड होते हैं वह गैस के माध्यम से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इनके पास क्या होता है? तो अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। प्रकाश की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है हमारे पास ऐसा कौन सा है? तो ऐसा हमारे पास है सूरज है। तो सूरज का क्या है? तो सूरज इसकी अपनी एक प्रकाश होती है। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो इसके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है। तीसरी यदि बात करते हैं तो ये कैसा होता है? तो ये गैसों का बना होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये हीलियम गैसों से बना हुआ होता है। कहते हैं जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। तो तारा किसे हो गया? तारा कहते हैं उन खगोलीय पिंडों को जिनके पास अपने खुद की ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, और वो बड़ी मात्रा में इसको उत्सर्जित करते हैं, मतलब फैलाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम तारा कहते हैं। तो यहाँ पर आइए दूसरे पॉइंट में बात करता है क्या। देखो दूसरे पॉइंट में यहाँ पर कहा जाता है, कहते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। मतलब कि यहाँ पर जो आप तारे देख रहे हैं, इन सभी के तारे की यदि बात करते हैं तो ये भी तारे जो होते हैं ना, ये भी आपके सूर्य के समान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य के समान ही चमकते रहते हैं। लेकिन हमें से बहुत अधिक दूर होने कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि हमारे से इनकी जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे से जो सूरज की दूरी है वो काफ़ी कम है। इसीलिए इनका प्रकाश और इनका जो ऊष्मा है ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन तारों की ऊष्मा और प्रकाश हमें कम दिखाई पड़ती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है, जैसे कि लगता है ना कि वो एकदम छोटा सा है, लेकिन यदि वो नजदीक में आ जाए तो वो कितना बड़ा सा दिखाई पड़ता है, कितना बड़ा सा। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जहाज है वो नजदीक आने पर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन दूर जाने पर वो छोटा हो जाता है। कह रहा है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं। इसी को कहते हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसे अर्स मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल होता है। तो बिग बियर की किसी बात करते हैं। बिग बियर जो होता है यह एक टाइप के रात्रि के समय में तारों का बहुत बड़ा समूह होता है, उसे कहते हैं बिग बियर कहते हैं। ठीक क्लास। आइए बात करते हैं आगे। तो देखो कहता है क्या, कहता है यहाँ पर आगे कि बहुत आसानी से इन्हें हम पहचान में आ सकते हैं, इन्हें पहचान सकते हैं। कहते हैं सप्त ऋषि, जिन्हें कहते हैं सप्त ऋषि, सात सप्त मतलब सात ऋषि संत कहते हैं। ये सातों तारों के समूह होते हैं जो नक्षत्र मंडल अर्स मेनन का मेजर का भाग होते हैं। कहते हैं कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाने का काम करे, क्योंकि उनको इनके बारे में ज्यादा जानकारी होती है। कहता है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताया करता था, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो ध्रुव तारा हुआ करता था ये हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, मतलब ये हुआ कि ये उत्तर दिशा की ओर बताने का काम करता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में यदि आप देखेंगे तो यदि आप सप्तऋषि मंडल के संकेत तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचें तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह एक ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। आइए देखते हैं कि क्या ये ध्रुव तारे की ओर हमें बताने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो यदि आप इन सभी को देखेंगे तो ये जो तारा है यदि आप इसको देखें तो सामने आपको एक तारा दिखाई पड़ता है जो हमेशा फिक्स होता है। इसी को हम कहते हैं क्या? ध्रुव तारा कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ देखो कहता है क्या, कहता है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता,
वे तारों के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद जलती हुई दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये जलता है। तो ये इसलिए जलता है क्योंकि इनके ऊपर क्या पड़ रहा है, इनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। अब बात ये आती है कि ये जो प्रकाश है किससे पड़ेगा, तो ये आपका जो प्रकाश है वह पड़ेगा आपका सन से पड़ेगा, सूरज से पड़ेगा इसके ऊपर प्रकाश। जैसे कह रहा है क्या, ऐसे पिंड को ही हम ग्रह कहते हैं। कहता है ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो भी आप देखते हैं पिंड को, उसे हमने क्या कहा, ग्रह कहा। ग्रह में देखा जाए तो पृथ्वी तो एक ग्रह ही है। अब पृथ्वी की क्या विशेषता है, तो ये भी क्या करता है, तो ये भी चारों ओर घूमता रहता है। किसके चारों ओर, तो सन के चारों ओर घूमता रहता है। मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास ग्रह होते हैं वह घूमते ही रहते हैं। कहता है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। क्योंकि पृथ्वी तो खुद अपना ऊष्मा निकालती नहीं है, तो सूरज जो भी ऊष्मा और प्रकाश निकालता है ये इसको ग्रहण करता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर उत्पादन होते हैं। उत्पादन का मतलब होता है क्या, खेती में उत्पादन करना, घास पास उगना, या फिर जहाँ अपने भोजन का उत्पादन करना, ऐसे कई सारे काम इसी के माध्यम से होते हैं। यहाँ पे कहता है कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इसके बारे में बात कही जाती है पृथ्वी के बारे में। कह रहा है पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये हुआ कि जब भी किसी तारे के ऊपर, सॉरी, जब भी किसी ग्रह के ऊपर तारे से प्रकाश पड़ती है, तो ये भी क्या होती है, ये भी चमकना चालू कर देती है। मतलब ये हुआ कि जिस ग्रह के ऊपर प्रकाश पड़ता है वह ऑटोमेटिक ही चमकना चालू कर देता है। जैसा कि आप इस देख सकते हैं इसके बारे में। हम इसको बाद में देख लेंगे। तो कह रहा क्लास क्या कहता है यहाँ पर, कह रहा है कि आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, तो एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह उसे कहते हैं जब किसी ग्रह के चारों ओर, जब किसी ग्रह के चारों ओर कोई ग्रह क्या कर रहा हो, तो घूम रहा हो। क्या कर रहा हो, तो घूम रहा हो, तो हम उसे कहते हैं उपग्रह कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी का एक सहचर है। सहचर का मतलब होता है भाई होना, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। आइए हम बात करते हैं अब सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल से आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कहते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखते हैं। तो कहता है कि पौराणिक रोमन कहानियां, प्राचीन टाइम की जो रोमन में कहानियां हुआ करती थी, उसमें कहा जाता है सोल सूर्य देवता को कहा गया था। सोल जो था वह सूर्य देवता को कहा गया था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों के लिखने का काम कीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले सौर मंडल के बारे में। तो कहता है सौर या सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर के बनता है। मतलब ये हुआ कि जब सौर मंडल की बात करते हैं तो ये एक टाइप का ऐसा मंडल होता है जिसमें ग्रह, उपग्रह, पिंड और क्षुद्र ग्रह के मिलने से जो आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है उसी को आप क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। आगे बात करते हैं। उसे हम परिवार का नाम देते हैं जिनका मुखिया कौन होता है, सूरज होता है। अब सूरज ही क्यों होता है, क्योंकि जितने भी चीज आप देख रहे हैं सभी के सभी सूरज के ही चारों और क्या होते हैं, तो चारों और घूमने का काम करते हैं। तो ये इन्हीं के सामने क्या होते हैं, इन्हीं के चारों ओर घूमते। तो जिनके चारों ओर घूमते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, मुखिया कहते हैं या मंडल कहते हैं। अब बात करता है सूरज के बारे में। तो कह रहा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और ये बहुत बड़ा है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव, मतलब कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, सौर मंडल को बांध के रखता है। मतलब कि हमारे पास जो सन है वह सभी को अपनी ओर क्या करता है, तो सभी को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। आगे कह रहा है कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे कह सकता है कि हमारे पास जो पृथ्वी है, हमारे पास जो अर्थ है, इस अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है आपका 15 करोड़ है। मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर हम बसे हुए हैं इससे। आगे ये देखते हैं तो कहता है क्या, कहता है ग्रह के बारे में बात करते हैं। कहता है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह सबसे पहला कौन आता है, बुध आता है। दूसरा शुक्र आता है। तीसरा पृथ्वी आता है। चौथा मंगल आता है। पांचवा बृहस्पति आता है। छठा शनि आता है। सातवां यूरेनस आता है और आठवां नेपच्यून आता है। कहता है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका ये रहा। कहता है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। मतलब ये हो गया माई से आपका मेच्योर हो गया। ऐसे आप जितने भी ग्रह हैं इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कह रहे हैं सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ का मतलब होता है, ये सूरज हो गया, चारों ओर जो हमारे परिपथ होते हैं जिसे आप कहते हैं ऑर्बिट, तो इन्हीं ऑर्बिट के ऊपर इनका ऑर्बिट जो होता है वो फिक्स होता है, जिसके ऊपर ही ये चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर है तो कल कूद के यहाँ पर आ जाएंगे, फिर परसों कूद के यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उसे दीर्घ वृत्ताकार को ही कहते हैं कक्षा कहते हैं। कक्षा मतलब होता है क्या, ऑर्बिट। तो इसी को हम कहते हैं कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पे कहता है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ये केवल 88 दिन लगाता है। मतलब ये हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो बुध है, इस बुध को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो इस बुध को चक्कर लगाने में 88 डे का टाइम लगेगा। कहता है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। अब यहाँ पर दूसरा मेन पॉइंट क्या आ गया, अब यहाँ पे दूसरा जो मेन पॉइंट आ गया वो ये आ गया कि शुक्र और पृथ्वी क्या है, तो दूसरे के बराबर। क्योंकि इन दोनों का है क्या है, इन दोनों का आकार, आकार मतलब साइज, और इन दोनों की क्या है, आकृति, और इन दोनों की क्या है, आकृति क्या है, तो बराबर। तो इन दोनों के आधार पर शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे के समान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कहता है क्या, यहाँ पर आगे कह रहा है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में जब की तो ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह को कहा जाता था। खगोलीय पिंड जैसे ढूंढा गया था प्लूटो, इन्हें बोने ग्रह के तौर पर नाम दिया गया था। तो बौना ग्रह किसे कहते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए तो कह सकते हैं कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा जो पिंड ढूंढा गया था उन्हें हमने क्या कहा था, उन्हें हमने यहाँ पर बौना ग्रह कहने का काम किया था। आइए हम सीधे सीधे बात चलते हैं, अब यहाँ पर पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी क्या है, कैसे है, इसके बारे में अब हम विस्तार से देखने का काम करते हैं क्लास। देखो कहता है क्या, जब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, कहता है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी जो है ये आपका आता है 3rd नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका आता है 3rd नंबर पर आता है। यहाँ पे कहता है कि आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी की दूसरी विशेषता क्या होगी, पहले तो ये है कि 3rd नंबर पर आता है। दूसरा ये है कि ये 5th पोजीशन पर आता है, 5th पोजीशन पर आता है। कहता है ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भू आभ कहते हैं, भू आभ। मतलब ये हुआ कि जो थोड़ा सा चपटा है, जो थोड़ा सा चपटा है। कहता है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है।
यहाँ पानी पाई जाती है, यहाँ वायु पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस पाए जाते हैं जैसे कि ऑक्सीजन पाया जाता है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो पृथ्वी के ऊपर ही आपका जीवन संभव है। क्या है, तो जीवन संभव है। तो जहाँ पर जीवन संभव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अद्भुत अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी दो तिहाई का मतलब होता है आपका 2/3, या फिर कह सकते हैं 79% जो एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ है वाटर से, घिरा हुआ है पानी से घिरा हुआ है। कहता है इसके साथ साथ इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो समझ में आ चुका है आपको कि पृथ्वी के बारे में क्या क्या खास विशेषताएं थी। आइए बात करते हैं आगे के बारे में। तो आगे देखो कहता है क्या, यहाँ पर आगे कहा जाता है चंद्रमा के बारे में बात करता है। कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, इसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका जो व्यास व्यास का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो रेडियस होता है, इसका जो बीच का जो पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं व्यास। तो इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। तो ये कितना है, 1/4 इसका व्यास है। इसको कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब कि इसके बीच में और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। क्या है, तो बहुत ही कम है, इसीलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। कहता है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि इंडिया इंडिया सॉरी सॉरी पृथ्वी और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। आप अब पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो अब यदि हम इन दोनों को तुलना तुलना करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है या कितने दूरी पर दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है ना, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं EARTH, अर्थ की बात करते हैं, तो जो अर्थ होता है वो सन का चक्कर कितना टाइम लगाता है, तो वो लगाता है 365 डे में लगाता है। लेकिन ये हम बात करते हैं अर्थ के चक्कर के बारे में। तो जो अर्थ का चक्कर लगाता है मून, तो यदि मून कितना टाइम लगाता है, तो मून की यदि हम बात करते हैं तो ये लगा लेता है 27 डे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब समझ में आया आपको क्या कह रहा है, कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सन है। तो सन के चारों ओर घूमने में हमारा जो अर्थ होता है, ये अर्थ लगाता है आपका 365 डे लगाता है घूमने में। लेकिन ये हम बात करते हैं अर्थ के चारों ओर जो घूम रहा है हमारे पास, अर्थ के चारों ओर जो हमारे पास घूम रहा है मून, ये मून कितना टाइम लगा लेता है, तो मून लगाता है 27 डे में एक चक्कर लगा लेता है। कहता है लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये अपने अक्ष पे क्या करते हैं, तो ये अपने अक्ष पे जो घूमता है ये भी 27 डे में पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान, खड्डे पाए जाते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनता है। कहता है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब आप कहते हैं ना कि कई बार कि जो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है उस पर कहीं खड्डे दिखाई पड़ रहे हैं, तो कभी माउंटेन दिखाई पड़ रहे हैं, कभी झील दिखाई पड़ रही है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअल में क्या, तो वो पृथ्वी का ही एक टाइप से परछाई पड़ती है। तो इसकी जो परछाई पड़ती है ना, वही यहाँ पे रहने वाले लोगों को दिखाई पड़ती है कि शायद यहाँ पर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर या ऐसा ही वहाँ पर भी कुछ होता होगा। आगे कहता है, पर क्या आगे कहता है क्षुद्र ग्रह। आइए बात करते हैं क्या होता है। कहता है तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। कह सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे हमारे पास पिंड जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सूरज है इनके चारों ओर छोटे छोटे पिंडों के तौर पर जो चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, इन्हीं को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
कहते हैं ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सन है, सन के बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा, हमारे पास शुक्र आ जाते हैं, फिर पृथ्वी आ जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पर आगे कह रहा है मंगल, मंगल ग्रह और इसके बीच में, मंगल ग्रह और इसके किसके बीच में, तो बृहस्पति के बीच में है। तो इनके बीच का जो पार्ट होता है ना, यहीं पर जो ग्रह पाए जाते हैं इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ पे कहा जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों को टूट करके अलग हो चुके थे। मतलब कि जब ये दोनों टकराते हैं तो टकराने से ही यहाँ पर छोटे छोटे इनके बुरादे तैयार होते हैं, जिन्हीं को हमने नाम दिया, क्षुद्र ग्रह का नाम दिया। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट कहता है क्या, उल्का पिंड की बात करता है। कह रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हमने उल्का पिंड कहा। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं। जैसे कि अब आपको पता है उल्कापिंड क्या होता है। उल्कापिंड जो होता है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, जब यही पत्थर आपका अर्थ के ओर आते हैं तो इनके वायुमंडल में, इनके एटमॉस्फेयर में ये आने के बाद यहाँ पर जल जाते हैं। तो जलने के बाद हमारी पृथ्वी पर जब ये आता है तो इनके केवल राख दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं, केवल राख दिखाई पड़ते हैं। कहता है फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश देते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर खड्डे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा? ये लाखों तारों का समूह होता है। यही तो होती है आकाशगंगा, मिल्की वे। मतलब कह सकते हो आकाशगंगा के बारे में कि तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो तारों के समूह जो आप देख रहे हैं ना, बीच वाले पार्ट जो बहुत ही बड़ी मात्रा में चमकीला सा दिखाई पड़ रहा है, तो इन्हीं के समूह को हम कहते हैं आकाश गंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल में आकाश गंगा का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के तौर पर किया गया है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। क्या है, तो आकाश गंगा जो है वह तीन चीजों से मिलके बनता है। आकाश गंगा किससे बनता है, तो तारों से मिलके बनता है, और आपका बादलों से मिलके बनता है। किससे, तारों और बादलों से, तथा इसके साथ साथ ये गैसों से मिलके बनता है। तो तीनों से मिलकर के हमारे पास क्या बनती है, एक आकाश गंगा बन के तैयार होती है। आइए बात करते हैं आगे। तो कहते हैं कि आकाशगंगा मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक भी अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। इनके कारण इनके संबंध में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों का अपना अपना योगदान है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगा मौजूद है। इस चित्र से आप कहाँ पर है? ये देखा जाए तो जो पृथ्वी है हम यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर जो खड़े हैं ये ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में हम खड़े हैं, छोटे से हिस्से में। तो क्लास ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है सौरमंडल के बारे में। आइए थोड़ा सा इसको क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? तो आपको पता है ग्रह या तारे में क्या अंतर है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, समझ में आ चुका होगा। कह रहा है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये भी हमने देख लिया था सौरमंडल क्या होता है। कह रहा है पृथ्वी से उनकी दूरी ग्रह के अनुसार ग्रहों के नाम बताइए। तो आपको पता है कि यहाँ पर ग्रहों को याद करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था बीच में, आप उसको याद कर सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2/3 भाग पर पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। कहता है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को ही क्यों देखते हैं, क्योंकि हम एक ही हिस्से को इसलिए देखते हैं क्योंकि ये और ये दोनों का जो घूर्णन होता है वो एक साथ साथ होता है। ब्रह्मांड क्या होता है अभी हमने देखा। कहता है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वे ग्रह के तौर पर जाना जाता है, तो वो शुक्र था। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, तो वो पृथ्वी था, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था।
यहाँ पर देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो आपको पता है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कहते हैं फिर ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये आपका शनि और बृहस्पति के बीच पाए जा सॉरी मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपका जो टॉपिक था, ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है क्लास। अंत में कहते हैं कि डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं। साथ में कहते हैं कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो आकाशगंगा कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे नजदीक करीब है, चंद्रमा। डैश सूर्य के तीसरा सबसे बड़ा नजदीकी ग्रह है, तो पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है क्योंकि ये चमकते नहीं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके जो मिल गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए हैं ऊपर के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ऊपर देख के आराम से बना सकते हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।